हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्राचीन भारत के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है वह एग्जाम में पहले कई बार पूछे गए हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चाहे वह एग्जाम आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या स्टेट पुलिस का हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें कि आपका जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है आपका, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो पहले ही प्रश्न का उत्तर लगा लें और अंतिम में जो है अपना स्कोर बोर्ड जरूर शेयर करें। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लोथल। गुजरात में लोथल नामक स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष मिले थे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। लोथल जो है यह भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल जो है यह भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल की खोज जो है यह 1953 से लेकर 1956 ईस्वी के बीच में हुआ था और इसका खोज जो है यह रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लोथल को हड़प्पा सभ्यता के वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी। लोथल को हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी। लोथल से घोड़े और मम्मी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। लोथल से जो है वह घोड़े और मम्मी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ये कुल 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है लोथल से संबंधित, इसको भी याद रखिएगा। इससे भी जो है कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा। दोस्तों, वैदिक कालीन लोगों ने जो है सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। जितने भी साक्ष्य अब तक प्राप्त हुए हैं उन सभी साक्ष्यों में से यह पता चलता है कि तांबे धातु का प्रयोग जो है वो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किया था। अगला है आपका, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने जो है अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। गौतम बुद्ध को जो है वह लाइट ऑफ एशिया और शाक्य मुनि कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया और शाक्य मुनि कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध का प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी जो है यह गौतम बुद्ध की मौसी थी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी। गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के पश्चात जो है इसकी मौसी ने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी थी। उसके बाद गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य जो है वह तपस्सु और भल्लुक था। गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य तपस्सु और भल्लुक था। तपस्सु और भल्लुक जो है ये दोनों शूद्र जाति के थे। अगला है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है यह सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, अपने शिष्य सुभक्ष को दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पशुपतिनाथ का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है यह पशुपतिनाथ का पूजा करते थे। पशुपतिनाथ जो है यह भगवान शिव का मूर्ति है। पशुपतिनाथ जो है यह भगवान शिव का मूर्ति था, जो कि साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से जो है वह नटराज की मूर्ति, एक पुरोहित की मूर्ति, एक नर्तकी की मूर्ति, एक स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ था। यह है आपका नटराज की मूर्ति, यह है आपका नर्तकी की मूर्ति, यह है आपका एक पुरोहित की मूर्ति। ये सभी जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो को वह मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को जो है वह मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र किस शासक ने स्थानांतरित किया था? मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र किस शासक ने स्थानांतरित किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, अगर पता है तो उत्तर दें।
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उदयन ने। दोस्तों मगध की राजधानी जो है वह शुरुआत में राजगिरी हुआ करता था और इसके राजधानी को जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है वह उदयन ने स्थानांतरित किया था। उदयन जो है यह हर्यक वंश का शासक था। उदयन जो है यह हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार जो है वह गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। यह जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन शासक थे, तो इसका उत्तर जो है आपका बिंबिसार। बिंबिसार जो है वह गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे तथा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इन दोनों का जो मृत्यु है वह भी बिंदुसार के ही शासनकाल में हुआ है। इसको भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जो मृत्यु है यह बिंबिसार के ही शासनकाल में हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किस काल में किया गया था। मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किस काल में किया गया था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल में। दोस्तों मनुष्य के द्वारा जो है वह आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में किया गया था। मध्यपाषाण काल में जो है वह मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई थी। तो पशुपालन की शुरुआत जो है आपका वह मध्यपाषाण काल में किया गया था। अगला है आपका नवपाषाण काल में जो है वह पहिए का आविष्कार तथा मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी। नवपाषाण काल में पहिए की आविष्कार तथा मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था, मध्यपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत की गई थी और नवपाषाण काल में जो है वह पहिए का आविष्कार और मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला है आपका संपूर्ण धातु युग में कांस्य युग का समय अवधि क्या था। संपूर्ण धातु युग में कांस्य युग का समय अवधि क्या था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। कांस्य युग का समय अवधि जो है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक जो है इसे ताम्र युग कहा जाता है और 1000 ईसा पूर्व के बाद का समय जो है वह लौह युग कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा कि 1000 ईसा पूर्व के बाद का समय जो है वह लौह युग कहलाता है और 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक का समय जो है वह ताम्र युग कहलाता है। अगला है आपका राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था। महावीर स्वामी ने राजगृह में सर्वाधिक निवास जो है वह किस ऋतु में किया था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु में। महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म का उपासक था और महावीर स्वामी ने जो है वह वर्षा ऋतु में अधिक बार राजगिरी में निवास किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है महावीर स्वामी से लेकर। महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे, क्योंकि महावीर स्वामी के बाद जो है वह जैन धर्म का कोई तीर्थकर नहीं बना। तो महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति वर्धमान में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति जो है वह वर्धमान में हुआ था साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जो है वह जमाली था, जो कि इसका दामाद भी था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था, जो कि इसका दामाद भी था। और प्रथम महिला शिष्य अगर पूछे तो वह है आपका चंदना। महावीर स्वामी का प्रथम महिला शिष्य जो था वह आपका चंदना था। जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष जो है वह आर्य सुधर्मन था। जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? आर्य सुधर्मन बना था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो यह है आपका आर्य सुधर्मन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। दोस्तों मेगास्थनीज ने जो है वह भारत का यात्रा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज जो है वह सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज ने जो है एक बुक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है? इंडिका है। और इंडिका नामक बुक से ही भारत के बारे में सबसे पुरानी जानकारी मिलती है। तो भारत के बारे में सबसे पुरानी जानकारी जो है वह इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था।
नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि जो है यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग जो है यह शुंग वंश का शासक था। पुष्यमित्र शुंग जो है यह आपका शुंग वंश का संस्थापक था और शासक भी था। ठीक है। पतंजलि जो है यह पुष्यमित्र शुंग का राज पुरोहित था। पतंजलि यह पुष्यमित्र शुंग का राज पुरोहित था। पतंजलि ने जो है वह आपका योग व्यास का शुरुआत किया था। पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में भागवत धर्म का स्थापना हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना भी शुरू हुई। पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में भागवत धर्म का स्थापना हुआ और वासुदेव विष्णु की उपासना भी शुरू हुई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि किस शासक के शासनकाल में भागवत धर्म का स्थापना हुआ था। तो यह आपका पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भागवत धर्म का स्थापना हुआ था और वासुदेव विष्णु का उपासना भी शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपका यह था 10 महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन भारत से, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 10 में से कितना प्रश्न का सही जवाब दिया। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही।